हेलो डियर फ्रेंड्स, आज है 13 अगस्त 2024 और हम बात करने वाले हैं आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। डेली की तरह आज भी हम कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन है वो लेकर के आए हुए हैं, जो कि आने वाली अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हुए हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। आज का हमारा जो सबसे पहला प्रश्न है वो है आपकी स्क्रीन पर ये कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया। यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस होता है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जिसे इंटरनेशनल यूथ डे के नाम से भी जानते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया। तो ए ऑप्शन है 10 अगस्त, बी ऑप्शन है 11 अगस्त, सी ऑप्शन है 12 अगस्त और डी ऑप्शन है 8 अगस्त। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। आगे हम यहाँ अगर बात करते हैं तो इंटरनेशनल यूथ डे जो कि 12 अगस्त को मनाया, प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और अगर हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र ने 1999 में 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित किया था। यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र है, यूनाइटेड नेशंस, उसने 1999 में ही 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाए जाने के लिए घोषित किया था। यूएन के इसका जो सुझाव था वह 17 दिसंबर 1998 को लिस्बन में युवा मामलों को लेकर आयोजित एक सम्मेलन में दिया गया था। यानी कि जो ये सुझाव था कि 12 अगस्त को ही मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, तो इसका सुझाव यूएन को जो मिला था वो 17 दिसंबर 1998 में लिस्बन में युवा मामलों को लेकर के एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। और उसी सम्मेलन में ही ये बात रखी गई थी कि 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में घोषित किया जाए। लेकिन इसको घोषित किया कब गया था, तो 1999 में 12 अगस्त को इसको घोषित किया गया था। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कहाँ नए मोर अभ्यारण्य की घोषणा की। यानी कि केंद्र सरकार ने कहाँ पर नया मोर अभ्यारण्य बनाया। फर्स्ट ऑप्शन है असम, बी ऑप्शन है कर्नाटक, सी ऑप्शन है राजस्थान और डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कर्नाटक में केंद्र सरकार ने नया मोर अभ्यारण्य बनाने की घोषणा की है। आगे अगर हम बात करें तो केंद्रीय मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, इन्होंने पुष्टि की कि कर्नाटक में आदि चुंचनगिरी और केरल में चुलवन्नुआर को नए मोर अभ्यारण्य घोषित किए जाएंगे। यानी कि कर्नाटक में एक होगा आदि चुंचनगिरी और केरल में चुलन्नुआर को नए मोर अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया जाएगा। क्यों किया गया है ऐसा, तो संरक्षण प्रयासों में मोरों के प्रजनन और संरक्षण केंद्रित स्थापित करना शामिल है। यानी कि इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, ताकि जो मोर हैं इनकी जो प्रजाति है वो थोड़ा मतलब कि वो संकटग्रस्त की श्रेणी में आती है, क्योंकि अब आप लोग भी देखते होंगे अपने आसपास जो गांव से रिलेटेड होंगे, जो मोर की संख्या है वो भी धीरे धीरे कम होती जा रही है, बहुत कम मोर दिखाई पड़ते हैं। तो इसके लिए ही ये इनको संरक्षण प्रदान करने के लिए, इनको बचाने के लिए ही ये प्रयास किया जा रहा है और इसके तहत ही नए मोर अभ्यारण्य घोषित किए गए हैं। बात करें तो भारतीय मोर को IUCN की रेड लिस्ट में सबसे कम चिंता की श्रेणी में रखा गया है। यानी कि जो IUCN की रेड लिस्ट है उसमें सबसे कम चिंता की श्रेणी में रखा गया। यानी कि अभी जो इनकी संख्या है वो फिलहाल पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन कहीं कहीं पर इनकी जो संख्या है वो हमको बहुत ही कम देखने को मिलती है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने India@100 लॉन्च किया है। यानी कि किसने जो India@ ये कैंपेन है एक, इसके अंतर्गत India@100 लॉन्च किया हुआ है। @100 किसने लॉन्च किया है, तो ए ऑप्शन है पीयूष गोयल, बी ऑप्शन है राजनाथ सिंह, सी ऑप्शन है चिराग पासवान और डी ऑप्शन है जगदीप धनखड़। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पीयूष गोयल के द्वारा ही India@100 लॉन्च किया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, पीयूष गोयल लॉन्च India@100 ए विजन फॉर इंडियाज इकोनॉमी फ्यूचर। यानी कि इंडिया की जो इकोनॉमी है उसका जो फ्यूचर है, भविष्य है, भविष्य में जो आने वाले समय में इंडिया की जो अर्थव्यवस्था है वो क्या कुछ रहने वाली है, कितना कुछ ग्रोथ करने वाली है, इन सभी बातों के बारे में जानकारी के लिए एक पुस्तक है, यूँ समझ लीजिए India@100 करके एक बुक है, इसको इन्होंने लॉन्च किया हुआ है। आगे अगर हम बात करें तो पीयूष गोयल ने India@100 लॉन्च किया है। केंद्रीय मंत्री और एसोचैम के जो पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं वी सुब्रमण्यम, इन्होंने यह पुस्तक लिखी हुई है। भारत
100 या India@100। पूरा नाम है पुस्तक का भारत@100 एंड विजनिंग टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस, ये पूरा नाम है पुस्तक का। और इसका विमोचन किया गया है और इसमें भारत के फ्यूचर जो होगा, अर्थव्यवस्था होगी भारत की, क्या कुछ दर से बढ़ रही है, आने वाले समय में क्या कुछ दर से बढ़ने वाली है, इन सभी के बारे में इसमें चर्चा की गई है, इसमें बताया गया है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। यानी कि अभी कल मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ था, उसमें भी जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, इनको जहां पर ये गई हुई थी वहां पर उस देश के द्वारा इनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था, जो कि तिमोर लेस्ते एक देश था। वहां पर ये गई हुई थी क्योंकि अभी ये 3 दिवसीय 3 देश की यात्रा पर हैं, ये 3 देशों की यात्रा कर रही हैं, जिसमें से तिमोर लेस्ते गई हुई थी। तो वहां पर इनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था। अब उसके बाद एक और देश को ये गई हुई हैं जहां पर भी इनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ए ऑप्शन है ब्राजील, बी ऑप्शन है इजराइल, सी ऑप्शन है फिजी और डी ऑप्शन है कनाडा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फिजी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को देश मतलब फिजी देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। और इससे पहले तिमोर लेस्ते गई हुई थी, कहाँ पर, तिमोर लेस्ते गई थी, और तिमोर लेस्ते में भी इनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था। इसकी जो राजधानी होती है दिल्ली होती है, और वहीं पर दिल्ली नहीं होती है, दिल्ली होती है, और वहीं पर ही इनको सर्वोच्च तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था। लेकिन अब ये दूसरे देश जो गई हुई हैं फिजी, वहाँ पर भी इनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। आगे अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फिजी की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा के दौरान फिजी का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है। यानी कि जो इनको सम्मान दिया गया है, नाम है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। ये सम्मान का नाम है, पुरस्कार का नाम है, और ये फिजी का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इसी के द्वारा यानी इसी पुरस्कार के द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को सम्मानित किया गया है। बात करें तो राष्ट्रपति मुर्मू जी जो हैं ये 3 देशों की यात्रा पर हैं, जो कि फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्ते ये जाएंगी। तो तिमोर लेस्ते गई हुई थी, वहाँ पर इनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित भी किया गया। फिर फिजी गई हैं, यहाँ पर भी इनको कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है। इसके बाद अब न्यूजीलैंड जाएंगी। अपनी यात्रा के पहले चरण में उन्होंने 5 से 7 अगस्त 2024 तक फिजी का दौरा किया, यानी कि 5 से 7 अगस्त तक वो फिजी में रही। यहाँ पर इनको सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके बाद तिमोर लेस्ते में भी इनको सम्मान से सम्मानित किया गया है। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में NCW ने साइबर अपराधों से निपटने के लिए डिजिटल शक्ति केंद्र कहाँ शुरू किया है। तो ए ऑप्शन है नागपुर, बी ऑप्शन है भोपाल, सी ऑप्शन है कानपुर और डी ऑप्शन है नई दिल्ली। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नई दिल्ली में NCW ने साइबर अपराधों से निपटने के लिए डिजिटल शक्ति केंद्र शुरू किया हुआ है। तो ये ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। बात करें तो राष्ट्रीय महिला आयोग ने, यानी कि नेशनल वुमेन जो आयोग है, राष्ट्रीय महिला आयोग, इन्होंने नई दिल्ली में महिलाओं के लिए डिजिटल शक्ति अभियान के अंतर्गत डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया हुआ है। इस केंद्र का जो उद्देश्य होगा वह साइबर अपराधों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, यानी जो कुछ भी साइबर अपराध होते हैं, जो साइबर क्राइम होते हैं, उनके बारे में जागरूकता बढ़ाना। यह केंद्र शिकायतों को दर्ज करने और उनके निपटान में तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। यानी कि जो केंद्र होगा वो क्या करेगा, जो भी शिकायतें होंगी उनको दर्ज करेगा और उनके निपटान के लिए जो तकनीकी सहायता होती है यानी टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा। आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व बल्लेबाज ग्राहम थॉर्प का निधन हो गया। यानी कि ग्राहम थॉर्प जो कि एक बल्लेबाज थे, बहुत ही अच्छे प्लेयर थे, उम्दा प्लेयर थे। तो ये किस देश से संबंधित थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। तो ए ऑप्शन है USA, बी ऑप्शन है न्यूजीलैंड, सी ऑप्शन है इंग्लैंड और डी ऑप्शन है साउथ अफ्रीका। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंग्लैंड देश के पूर्व बल्लेबाज ग्राहम थॉर्प का अभी हाल ही में निधन हो गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, द फॉर्मर इंग्लैंड क्रिकेटर ग्राहम थॉर्प पास अवे एट 55 यानी कि 55 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। ये 55 वर्ष के थे और ये कहाँ के खिलाड़ी थे, ये इंग्लैंड के
इंग्लैंड के बल्लेबाज थे, इंग्लैंड के ये प्लेयर थे और इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। तो पूर्व इंग्लैंड क्रिकेटर और कोच यानी कि ये वहाँ के कोच भी रह चुके हैं ग्राहम थॉर्प, इनका 55 साल की उम्र में निधन हो गया है। जो ग्राहम थॉर्प हैं इन्होंने साल 1993 से 2005 तक इंग्लैंड के लिए 100 टेस्ट मैच खेले और इस दौरान 82 वनडे में भी इन्होंने हिस्सा लिया हुआ था। यानी कि 1993 से लेकर के 2005 तक के अपने कार्यकाल में इन्होंने 100 टेस्ट मैच खेले और इसी दौरान इन्होंने 82 वनडे मैचों में भी हिस्सा लिया था। बात करें तो साल 2022 में इन्हें अफगानिस्तान का हेड कोच भी नियुक्त किया गया था। यानी कि जो साल 2022 में इनको अफगानिस्तान जो क्रिकेट बोर्ड है वहाँ पर इनको हेड कोच भी नियुक्त कर दिया गया था। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने डेटा प्रबंधन के लिए निवाहिका वेब पोर्टल लॉन्च किया है? यानी कि जो डेटा होता है उसका मैनेजमेंट करने के लिए, डेटा का सही रखरखाव करने के लिए, उसका सही से यूज करने के लिए निवाहिका वेब पोर्टल लॉन्च किया है। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ए ऑप्शन है NIT कालीकट, बी ऑप्शन है IIT गुवाहाटी, सी ऑप्शन है IIT कोलकाता और डी ऑप्शन है IIT मुंबई। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि NIT कालीकट के द्वारा डेटा प्रबंधन के लिए निवाहिका वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है। आप यहाँ पे आर्टिकल में भी देख सकते हैं NITC यानी कि NIT जो कालीकट है इसने लॉन्चेस निवाहिका वेब पोर्टल फॉर डेटा मैनेजमेंट, यानी कि डेटा को मैनेजमेंट करने के लिए, डेटा को मैनेज करने के लिए इन्होंने क्या किया है? निवाहिका जो पोर्टल है, वेब पोर्टल है, इसको लॉन्च किया हुआ है। इसका उद्घाटन प्रोफेसर प्रसाद कृष्ण के द्वारा किया गया है, जो कि NITC के ये निदेशक हैं, ये NITC के निदेशक हैं और इन्हीं के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। इस पोर्टल से संस्थान में डेटा को संभालने और रिपोर्ट करने के तरीके में बदलाव आएगा। यानी कि ये जो पोर्टल लॉन्च किया गया है निवाहिका, इसके तहत जो यह संस्थान है NITC, इसके द्वारा डेटा को संभालने और रिपोर्ट करने में भी बदलाव आएगा। काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारत की ध्वजवाहक कौन होंगी? यानी कि अभी पेरिस ओलंपिक समाप्त हुआ, भारत ने टोटल 6 मेडल जीते हुए हैं, जिनमें से 5 ब्रॉन्ज मेडल और 1 सिल्वर मेडल आया। सिल्वर मेडल किसने जीता? तो सिल्वर मेडल जीता हुआ है नीरज चोपड़ा ने। नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल जीता। तो इस प्रकार से 6 मेडल भारत की आए हुए हैं भारत की टीम से की तरफ से। तो 6 मेडल के साथ जो भारत है वह 71वें स्थान पर रहा। और बात करें तो जब समापन हुआ तो उस टाइम पर पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारत की ध्वजवाहक कौन बनी? तो ए ऑप्शन है नीरज चोपड़ा, बी ऑप्शन है मीराबाई चानू, सी ऑप्शन है मनु भाकर और डी ऑप्शन है दीपक दहिया। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मनु भाकर जो है वो पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारत की ध्वजवाहक होंगी। इसके साथ साथ मनु भाकर के साथ साथ जो सृजेश हैं ये भी भारत के ध्वजवाहक होंगे। तो ओलंपिक समापन समारोह में मनु भाकर और PR सृजेश ये दोनों लोग संयुक्त रूप से भारत के ध्वजवाहक रहेंगे। बात करें तो पेरिस 2024 में 2 कांस्य पदक जीतने वाली निशानेबाज मनु भाकर और लगातार 2 ओलंपिक में भारतीय टीम को कांस्य पदक दिलाने वाले PR सृजेश फ्रांस के स्टेड डी फ्रांस में भारत के ध्वजवाहक होंगे। यानी कि जो समापन समारोह होगा यानी कि हो गया जो समापन समारोह, उसी समापन समारोह में मनु भाकर और PR सृजेश ये ध्वजवाहक होंगे। खेलों के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रीय ध्वज ले जाने वाले पहले भारतीय पूर्मा बनर्जी थे। यानी कि जो पहली बार जो खेलों का उद्घाटन समारोह हुआ था उस टाइम पे राष्ट्रीय ध्वज ले जाने वाले जो पहले भारतीय थे वो थे पूर्मा बनर्जी। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बांग्लादेश की हिंसा के कारण भारत के किस राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है? आप सभी लोग देख रहे होंगे, न्यूज में भी आ रहा है बांग्लादेश में जिस तरीके से हाल बने हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर वायलेंस हो रहा है, काफ़ी सारी हिंसाएं हो रही हैं, जिसके तहत वहाँ की जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, उन्होंने अपने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा भी दे दिया और देश छोड़ करके वहाँ से चली भी गई। तो काफ़ी सारी वहाँ पर क्रिटिकल कंडीशंस आई हुई हैं, जिसके कारण उस हिंसा को देखते हुए भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर नाइट कर्फ्यू लगाया गया है? तो ए ऑप्शन है सिक्किम, बी ऑप्शन है मणिपुर, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और डी ऑप्शन है राजस्थान। तो आप क्वेश्चन से ही रिलेट कर सकते हैं कि जो बांग्लादेश है तो उससे जो सीमा साझा करता होगा
वहीं पर ही कर्फ्यू लगाया जाएगा, क्योंकि जो वहाँ पर घटनाएं हो रही हैं, बांग्लादेश में हिंसक घटनाएं हो रही हैं, उसका प्रभाव वहाँ तक ना पड़े, उस राज्य तक ना पड़े, इसीलिए वहाँ पर नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मणिपुर में बंगाल हिंसा के कारण भारत के मणिपुर राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। आगे अगर हम बात करें तो मणिपुर सरकार ने बांग्लादेश से संभावित अवैध घुसपैठ रोकने के लिए सीमावर्ती जिलों फिरजौल और जिरीबाम में रात का कर्फ्यू लगा दिया गया है। यानी कि मणिपुर के जो जिले हैं फिरजौल और जिरीबाम, इन जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। बात करें तो अभी कुछ समय पहले मणिपुर सरकार ने निमोनिया से निपटने के लिए सांस अभियान भी शुरू किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाने की इसकी पूरी की पूरी संभावना है। तो मणिपुर सरकार ने निमोनिया से निपटने के लिए सांस अभियान भी शुरू किया हुआ है। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के डेक्कन विश्वविद्यालय ने गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस स्थापित किया है? यानी कि ऐसा कौन सा देश है जिसकी यूनिवर्सिटी है डेक्कन यूनिवर्सिटी, और इसने गुजरात की जो गिफ्ट सिटी है वहां पर अपना कैंपस स्थापित किया है? तो ए ऑप्शन है अमेरिका, बी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, सी ऑप्शन है कनाडा और डी ऑप्शन है ब्राजील। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया देश के जो डेक्कन यूनिवर्सिटी है उसने गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस स्थापित किया हुआ है। आप यहाँ पर डेक्कन यूनिवर्सिटी देख सकती हैं, ये ऑस्ट्रेलिया की है, ये ऑस्ट्रेलिया की डेक्कन यूनिवर्सिटी है और इसी ने गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस खोला हुआ है। तो गुजरात के गांधीनगर में ऑस्ट्रेलिया के डेक्कन यूनिवर्सिटी ने अपना कैंपस शुरू किया है और यह भारत में परिसर खोलने वाला या फिर कैंपस खोलने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय है। यानी कि ये फर्स्ट फॉरेन यूनिवर्सिटी बनी हुई है जो कि भारत में कैंपस खोली हुई है। बात करें तो भारत में डेक्कन विश्वविद्यालय का जो परिसर खोलने से क्या होगा, अधिक भारतीय छात्र जो अब घर छोड़े बिना ऑस्ट्रेलियाई शिक्षा का लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि कई जो भारतीय छात्र थे वो ऑस्ट्रेलिया जाते थे वहाँ पर शिक्षा लेने के लिए, वहाँ पर पढ़ने के लिए, तो अब उसका जो लाभ होगा वो यहीं पर हो जाएगा, इसके द्वारा वो उनको वहाँ जाना नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार से कई सारे लाभ जो स्टूडेंट होंगे उनको मिलेगा। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, जो कि आगे आने वाले जो भी एग्जाम है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आप वीडियो को पूरा देखिए, शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिए। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।